तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं लेकर के आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और भाई वीडियो में हो सकता है कि तुम लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आए, तो फिर उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो डार्क हेवन एसोसिएशन से लड़ने के लिए अपनी डीमन वाली टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उससे एक ही अटैक करता है, और उसी एक अटैक में पूरी पूरी डार्क हेवन एसोसिएशन की आर्मी खत्म हो जाती है, साथ में उसके किंग्स भी बचते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने किंग्स और उनका लीडर बस। इसके बाद जब डार्क हेवन का लीडर सरेंडर कर देता है, तो जो उसको लेकर के बिग ब्रेन के पास आता है जहाँ पे पैट्रियाच लड़ाई कर रहे होते हैं। जो लीडर को वहां पे लेके आने के बाद उसको जमीन पे पटकता है और उसके सर के ऊपर पैर दे करके चिल्लाते हुए बोलता है, सभी के सभी सरेंडर कर दो अभी के अभी। जो कि चिल्लाने के बाद हमें एक बंदे के ऊपर कैमरा फोकस किया गया था, जो कि सबसे पहले अपने घुटने को टेक देता है। फिर वो बंदा जैसे ही अपने घुटने को जो के सामने टेका, वैसे ही हमारा वीडियो खत्म हो गया था। अब इस वीडियो की शुरुआत होती है और जो उस बंदे से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, जिस पे वो बंदा बोलता है मेरा नाम चू रियोंग है। उस बंदे के नाम बता देने के बाद जो उससे बोलता है, एम्प्लॉय चू रियोंग, मैं तुम्हारा सबसे पहला टास्क तुम्हें असाइन करता हूँ। इस बिग ब्रेन में जितना भी राइस अभी के टाइम पे पड़ा हुआ है उन सभी को लो और उसी सेम प्राइस पे जिस पे तुमने परचेज किया था उसी पे तुम सभी के सभी मर्चेंट को इसे दोबारा बेच दो, और ये काम अभी के अभी शुरू हो जाना चाहिए। जो की बातों को सुन के वो बंदा बोलता है जैसी आपकी कमांड। अब उस बंदे के ऐसा बोलते ही बाकी भी जितने बंदे होते हैं वो सारे सारे अपनी पोजीशन को रियलाइज करते हैं और जो के सामने घुटने टेक देते हैं। उन सभी के घुटने टेक देने के बाद जो पैट्रियाच की तरफ देख करके बोलता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें थी वो लगभग पूरी तरीके से सेटल हो ही चुकी है। दूसरी तरफ पैट्रियाच ये सिचुएशन को देख करके सोचते हैं, वो हो जरा देखो तो सही, जियांगसी जो कि इस पूरे साउथ प्रोविडेंस के यांगाटे रिवर के आसपास पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखती थी, वो अब एक छोटे से मर्चेंट ग्रुप के द्वारा पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया गया है। ऐसा लगता है अभी से ही ये जो हुआई और जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम इस पूरे पूरे जियांगू में जाना जाने लगेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम के टाइम जो को किसी रूम के अंदर दिखाया जाता है, जो कि जीगल से बोल रहा होता है, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम जिन भी फैमिलीज ने डार्क हेवन एसोसिएशन के द्वारा अपनी लाइफ्स को खोया है उन सभी को कंपनसेशन प्रोवाइड करो और उन सभी को जॉब देने का प्रॉमिस करो। जीगल जो कि इस बात पे बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। जो इस पे बोलता है ये कोई मैटर नहीं करता, प्लीज़ इसको प्रोसीड करो। जीगल बोलता है चलो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जो फिर बोलता है इसके साथ साथ हम जांगसी के ब्रांच ऑफिस को प्रमोट करके जनरल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे एक लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करेंगे और यहाँ पे ढेर सारे पवेलियन भी बनाए जाएंगे जिसके अंदर की जीगल क्लैन के फॉर्मेशन पहले से ही इंस्टॉल होगा और वो इनर और आउटर सर्कल में डिवाइड होगा। जीगल जो की बातों को सुन के बोलता है चलो फिर ठीक है, जैसा कि तुमने इंस्ट्रक्ट किया है वैसा ही मैं कंस्ट्रक्शन को शुरू कर देता हूँ। जीगल भाई ये बोलते बोलते अपने मन में सोच रहा होता है, फादर तो ये बात को सुन के एकदम ही खुशम खुश हो जाएंगे। जो फिर इसके बाद बोलता है इसके साथ साथ हम कुछ और नई ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाएंगे। जो ये बोल के अपने मन में सोचता है, इस इंसिडेंट से मुझे ये रियलाइज़ हुआ है यहाँ पे कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही है जो कि मैं बाहर से ऑब्टेन कर सकता हूँ। इवन अगर हमारे आसपास कोई जासूस होता तो वो आसानी से एंटिसिपेट कर लेता कि हम ये एसोसिएशन के ऊपर रेड करने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन को मिलने के बाद वो अपनी एजेंसी को ये इन्फॉर्मेशन देता और फिर हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती थी। इसीलिए मुझे अपना खुद का एक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही पड़ेगा। जो ये सोचने के बाद बोलता है हम जो ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वो जियांगू के टॉप टीयर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द नाइट बटरफ्लाई को राइवल करेगी, जो कि जो क्लैन मिस्टीरियस पवेलियन के नाम से जानी जाएगी। जीगल जो की बात पे बोलता है बिल्कुल
सही। मुझे भी हमेशा से ही ऐसा लगता था कि हमारे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होता है, जबकि हर एक मार्शल सेक्ट और क्लैन के पास एक खुद का इन्फॉर्मेशन एजेंसी होता है और अब हमारे पास खुद भी एक आने वाला है। जो बोलता है इसके बाद हम इस्टेब्लिश करेंगे एक मार्शल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि जाना जाएगा जो क्लैन हेवनली मार्शल कॉर्प्स के नाम से। जो ये बोल के सोचता है जो क्लैन हेवनली मार्शल कॉर्प्स के जितने भी लीडर होंगे वो डार्क हेवन एसोसिएशन के हेवनली असैसन होंगे, जो कि कम से कम पीक मार्शल मास्टर या फिर उससे ऊपर तो होंगे ही, जो कि इनको कमांड करेंगे। हमारा गोल होगा जितने भी 12 यूनिट्स हैं उन सभी की जो मंथली सैलरी होगी वो अलग अलग तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, जिससे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो कभी भी हायर रैंक्स के यूनिट में असेंड हो सकते हैं, कभी भी कॉन्टेस्ट या फिर मार्शल कन्फेडरेशन के थ्रू। इस फियर्स राइवलरी की वजह से हमारा जो क्लैन का हेवनली मार्शल कॉर्प्स है वो कॉन्स्टेंटली डेवलप होता ही रहेगा। जीगल जो की आइडिया को सुन के एकदम हैरान होते हुए बोलता है, वाह क्या ही तो आइडिया है भाई। और भाई तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। जो यहाँ पे ये सारी बातें जीगल को बता रहा होता है, ना कि ये सोच रहा होता है। फिर इसके बाद जो बोलता है इसके बाद हमारा जो सबसे ज़्यादा लास्ट का काम होता है वो है जो क्लैन कंस्ट्रक्शन कंपनी का फाउंडेशन रखना। इसमें डार्क हेवन एसोसिएशन के वो मार्शल आर्टिस्ट मेंबर होंगे जो कि अभी तक पीक रियलम तक नहीं पहुंचे हैं। जीगल ये सुन के बोलता है, हैं क्या? जो बोलता है जब मैं सिचुआन की ट्रिप पे गया हुआ था तब मैंने एक सीन को विटनेस करा था जहाँ पे माउंटेन के इतनी बड़ी ऊंचाई पे एक रास्ते को बनाया गया था जिससे कि लोग वहां पे आना जाना कर सके। और इस सीन को देख करके मेरे को दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आया था, क्या हो कि हम किसी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे किसी एक मार्शल मास्टर को रखें जिसका कि फिजिकल स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा होता है किसी एक कॉमनर से। कोई मार्शल मास्टर जिसने कि मास्टरी कर रखी हो निम्बल क्विंगोंग और वॉल स्केलिंग में, जिससे कि वो किसी भी वॉल पे बड़ी आसानी से चढ़ सकता है। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा मैनुअल लेबर के मुकाबले। जीगल जो के आइडिया पे बोलता है, लेकिन क्या वो लोग कोई एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने को तैयार होंगे? तुम्हें पता है ना किसी एक मार्शल आर्टिस्ट के पास उनकी खुद की प्राइड होती है। जो इस पे बोलता है उन सभी को दुगनी सैलरी ऑफर करो जितना कि उन्हें डार्क हेवन एसोसिएशन से मिला करता था, जहां पे उनके पास कोई भी लाइफ का रिस्क नहीं होगा और साथ ही वेकेशन का टाइम मिलेगा और बोनस भी। एक इतने अच्छे खासे ऑफर को देख करके वो लोग आखिर क्या ही कंप्लेन कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी को मेरा ऑफर पसंद नहीं आता तो जैसा कि मैंने पहले कहा वो लोग एकदम ही फ्री है यहाँ से क्वाइट करने के लिए। जो ये बोलने के बाद पीछे मुड़ के वहां से जाते हुए बोलता है, इसके बाद फाइनली आप सारे के सारे यहाँ पे जितने भी इलीगल एक्टिविटीज के स्टेन हैं उन सभी को साफ कर देना। ब्रोथल्स, गैम्बलिंग हॉल और इस जैसे डार्क हेवन एसोसिएशन के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सभी को पूरी तरीके से यहाँ से रिमूव कर देना। जो कि ये बोलने के बाद जिगल बोलता है, चलो फिर ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं उस चीज़ों को उसी तरीके से हैंडल करता हूँ। इसके बाद जो जाते जाते सोचता है, मैनेजर ली के मेरा जितना भी वर्कलोड है ऐसा लगता है पूरी तरीके से डबल हो चुका है। लेकिन अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही जो कि अभी चल रही है तो फिर तो हम जरूर फ्यूचर में एक मार्शल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। एक बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल ग्रुप इस जियांगू में पूरी तरीके से एकदम नए तरीके से इमर्ज होगा। जो इन सभी बातों को सोचते सोचते जब स्ट्रीट पे चल के जा रहा होता है तभी इसके सामने सुपर हीरो वाली लैंडिंग करती है अपनी प्यारी सी बिच, जिसको देख करके जो एकदम डर के चिल्लाते हुए बोलता है, अबे कुतिया कहीं की तूने तो मुझे डरा दिया, आखिर तू ऐसे सड़क को छोड़ करके दूसरों के घरों पे ऐसे भाग भाग के क्यों आती है? जो कि इस बात को सुन के जिन भी एकदम मुंह बनाते हुए बोलती है, आखिर तुमने अपने प्रॉमिस को क्यों नहीं रखा? जो बोलता है, हैं कौन सा प्रॉमिस? मुझे तो किसी प्रॉमिस के बारे में नहीं पता। जीन इस पे चिल्लाते हुए बोलती है, ओए मैं उस प्रॉमिस के बारे में बात कर रही हूँ जब तुमने कहा था कि तुम मुझे एक पिन क्वार्टर अपना खून दोगे। जो ये सुनने के बाद बोलता है, वाह तुम्हें वो प्रॉमिस याद है, लेकिन बाद में, मैं अभी के टाइम पे बिजी हूँ। जीन इस पे पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर क्यों तुमने उस तरीके से एक्ट किया डार्क हेवन एसोसिएशन के जनरल ग्रुप के सामने? जो ये सुन के
एकदम चिढ़ते हुए बोलता है, अब तू दोबारा से उस टॉपिक को मत छेड़ियो। लेकिन जिन भाई जो को पूरी तरीके से इग्नोर करती है और बोलती है, तुमने ब्रदर नैनगोम, चीफ जियांग और मैनेजर हान सियोल उनको मेंशन किया और उनको बोला कि मेन गेट पे इंतजार करने के लिए। आखिर क्यों तुमने सबको इंडिविजुअली मेंशन किया और सिर्फ इसमें से मुझे ही निकाल दिया? क्या मैं तुम्हारे कोई मामा चाचा ताऊ के लड़का हूँ? मैं भी उस बॉम्ब के फटने की वजह से इंजर्ड हुई थी, तुम्हें पता है ना? जिन भाई ये बोलने के बाद एकदम ही क्यूट तरीके से रोने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुमने उस बीच हान सियोल यून को ही टेक केयर क्यों करते हो? लेडी हान तुम्हारे लिए कोई पर्सन है और मैं कोई गली में चलता हुआ आवारा सा कुत्ता। अभी भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, वो जो पिछले वाली रिकॉर्डिंग है वो 5 दिन पुरानी है, क्योंकि तुम्हारा भाई गया हुआ था शादी में, तो इसीलिए अब जब मैं शादी से आया हूं तो तुम लोगों को वॉइस में थोड़ी सी डिफरेंस लग सकती है, तो इसीलिए मैं तुमको ये चीज़ इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। नाउ बैक टू द स्टोरी। जिनको यूं बिलबिला के रोता हुआ देख करके जो एकदम हैरान हो जाता है और एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, अबे मेरी माँ रुक जा रुक जा। लेकिन भाई जिन वो कहाँ जो की सुनने वाली, ये एकदम छोटे बच्चों की तरह और भी ज्यादा तेज से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारी उस प्यारी सी आइस प्रिंसेस को बचाया है। अब जिन को यूं रोता देख करके जो के पास और कोई चारा नहीं बचता, ये अपने कलाई को काटता है और वहां से खून निकालते हुए बोलता है, ले पी ले मेरी माँ। अब भाई जिन जो के खून को जैसे ही देखती है ये एकदम ही खुशी में जाती है और उसके खून को एकदम तेजी में पीने लगती है। लेकिन जब जिन थोड़ी देर बाद भी नहीं रुकती तो जो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अबे कुतिया कहीं की, वो तो एक पिन क्वार्टर से तो कई गुना ज्यादा है। फिर जब जिन जो के खून को एकदम मस्त पी लेती है तो इसको वैसा ही झटका लगता है जैसा कि पहले लगा था। जो जब देखता है कि जिन उसके ही खून को पी करके एकदम ऑर्गेजम लिए जा रही होती है तो ये एकदम डरते हुए बोलता है, ये कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। फिर जिन को बोलता है, ओए खुद को संभाल। जिन फिर एकदम ठड़की सा चेहरा बनाती है और जो से बोलती है, वाह तुम्हारा खून तो माइंड ब्लोइंग था। मेरा जो स्नेक सोल आर्ट है वो एक ही झटके में 90% के मास्टरी पे चला गया। जो जैसे ही 90% का सुनता है ये एकदम हैरान होते हुए सोचता है, इसका मतलब ये है ये 100% से बस एक ही कदम और दूर है। जो फिर ये सोचने के बाद जिन से बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम अनफेथमेबल रियलम के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुकी हो? जिन ये सुन के बोलती है, आखिर किसे पता कि मुझे अनफेथमेबल रियलम पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मेरा ये जो लास्ट का 10% बचा हुआ है इसको पूरा करने के लिए मुझे उससे भी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा जितना कि मुझे ये 90% करने में लगाया है। लेकिन फिर भी मैं इस बात से तो पूरी तरीके से कन्फर्म हूँ कि मैं अनरेस्ट्रेन्ड रियलम के पूरी तरीके से पीक तक पहुंच चुकी हूँ। जिन ये बोलने के बाद एकदम ही प्यारा सा चेहरा बनाती है और जो से बोलती है, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़े और खून को पीऊंगी तो मेरे साथ लगता है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? लेकिन भाई जो जिनकी बातों को सुन के एकदम क्रीप आउट होकर के चिल्लाते हुए बोलता है, अबे भाग कुतिया कहीं कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, चल बाद में कभी मिलते हुए। जिन ये सुनते ही क्यूटनेस को छोड़ करके एकदम ही सिडक्टिव अंदाज में बोलती है, कम ऑन तुम्हें दूसरे पर्सन के बातों को भी जरा सा सुनना चाहिए। जो बोलता है, चलो ठीक है अब क्या है बोलो। जिन बोलती है, वेल वो जो कमीना बचा हुआ है जो कि पूरी तरीके से एक क्रिपल बन चुका है उसका क्या मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? जो बोलता है, अगर तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जिन बोलती है, डार्क हेवन एसोसिएशन के लीडर के बारे में। और किसके बारे में? जो ये सुन के सोचता है, पेंग क्या इसके लिए काफी नहीं था जो इसने डार्क हेवन एसोसिएशन के लीडर को भी अपने खुद के पर्सनल ब्लड स्लेव के रूप में टीम करने का सोचा है। जो ये सोच के जिन से बोलता है, ना तुम्हें तो वो ना मिलने वाला, बिल्कुल भी ऐसा सोच भी मत लेना। जिन इस पे बोलती है, आखिर क्यों नहीं, वो तो बस एक अपाहिज से और ज्यादा कुछ है भी नहीं जो कि पूरा दिन हमारे बैकयार्ड में बैठा रहता है और पूरे दिन दारू की बाटली पे बाटली चढ़ाए रहता है। वो इंसान तो अब पूरी तरीके से यूजलेस बन चुका है, तो फिर क्यों ना तुम उसे मुझे ही दे दो। जो ये सुन के गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा ना वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम्हें समझ में नहीं आता ये कितना ज्यादा बेकार दिखता है। अगर ये रूमर फैल गया कि जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि
डार्क हेवन के लीडर का हमेशा से ही खून चूसता हुआ आ रहा है। क्या तुम ये होने के बाद इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? इसके ऊपर भी उसके जितने भी लॉयल सबॉर्डिनेट्स थे वो सारे के सारे हमारे प्रति लॉयल हो रहे हैं अभी के टाइम पे, उसका क्या? जिन जो की बात पे चिल्लाते हुए बोलती है, मेरे लिए ही ना है क्या? क्या तुम मेरे लिए बस इतना नहीं कर सकते? मैंने सब कुछ सुना है कि तुमने सिचुआन में जाकर के वहां पे क्या क्या किया है। जो इस पे बोलता है, आखिर तुम ये क्या बकवास करने लग गई? जिन इस पे जो के पास जाते हुए बोलती है, मैंने सब कुछ सुना है कि तुमने कौन कौन से स्ट्रगल किए हैं उस छोटे से हेवनली आइस स्पिरिट को हासिल करने के लिए। तुमने तो इवन टांगक्लैन के पैट्रियार्च के हाथों से स्काई ऑब्स्ट्रक्टिंग फ्लेमबॉयंट रेनफॉल का सामना किया है, और इतना ही नहीं, तुमने तो उनके ऊपर एक फेवर भी डाल दिया हेवनली डीमन कासल के ट्रिप को करके। जो जिनके पास आने से शर्माते हुए बोलता है, हैं वो सारी चीजें मैंने कब की? जिन बोलती है तुम कितने सेमलेस हो। तुम्हें क्या लगता है जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स में ये जो इतने सारे सिचुआन के लोग आयरन ओर्स को लेकर के आते हैं, उन सभी को क्या तुम लायर्स का ठप्पा लगाने वाले हो? जो जिनके इस बात को सुन के बोलता है, तुम खुद को उनसे तो कंपेयर ही मत करो। बिना लेडी हान के यहाँ पे ना ही कोई आइस कोल्ड लिकर या फिर कोल्ड टी होगा। अगर यहाँ पे लेडी हान नहीं होती तो हमारा प्रोडक्शन पूरी तरीके से ठप पड़ जाता। तो अब मुझे बताओ, आखिर तुम लेडी हान के बराबर किस तरीके से आती हो? लेडी हान हमारे चेंबर में जितने भी नोबल्स हैं उन सभी में से भी सबसे ज्यादा नोबलेस्ट हैं। जिन जो की बातों को सुन के एकदम चिढ़ते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम उसको इस तरीके से ट्रीट करोगे और मुझे ऐसे? जो ये सुन के गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसे ही जिद पे अड़ी रही तो फिर मैं अपनी गुडविल छोड़ करके तुम्हें अपनी डार्क साइड दिखाऊंगा और उन अनऑर्थोडॉक्स के कमीनों की तरह एक्ट करूंगा और फोर्स के थ्रू रूल करूंगा। जिन जो की बातों पे बोलती है, फोर्स के थ्रू रूल करोगे? आखिर तुम्हारी ये सडन से एक्सप्रेशन के साथ क्या हुआ? आखिर तुम फोर्स के साथ करोगे क्या? जो जिनकी अदाओं को देख करके एकदम शर्माते हुए बोलता है, अभी भी पीछे नहीं हट रही हो? तुम्हारे लिए अच्छा होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ। जिन बोलती है, अच्छा चलो फिर ठीक है, मुझे भी कोई ड्यूटी असाइन करो। अब जबकि वो कचरा जीगल वाइस चेयरमैन है जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का और जोकलैंड हेवनली डिवाइस पवेलियन का हेड है, और वो मसल वाला शादीशुदा आदमी बेलॉज बार का हेड है। वो पैंग गधा जोकलैंड के रिसोर्सेस पवेलियन का हेड है, और वो हान नहीं, वो कुतिया जोकलैंड आइस हेवन हेड है। इवन वो कुत्ते का बच्चा योम सांगरोक भी जोकलैंड मिस्ट्री पवेलियन का वाइस हेड बन चुका है। अब भाई जिनकी इन सभी बातों को सुन के जो पता है क्या सोचता है, ये सोचता है कोई एक सिंगल सबॉर्डिनेट भी इसके इमोशनल, इम्पल्सिव और इंडिविजुअलिस्टिक टेम्परामेंट को देख करके इसको फॉलो नहीं करना चाहेगा। आखिर मैं इसको असाइन करूँ तो करूँ कहाँ पे? यहाँ पे मेरे लिए बुरी बात ये है कि ये सांगरोक की तरह पैसों की बिल्कुल भी लालची नहीं है, तो इसीलिए इसको मर्चेंट के रूप के अंदर भी डालना एकदम ही बेकार होगा। सिट, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? इसके पास तो एक रत्ती भर का टैलेंट नहीं है, ये तो एकदम ही यूजलेस है। इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद मुझे इसको कोई ना कोई टास्क तो असाइन करना ही पड़ेगा। अगर मैं इस मैटर को यूं का यूं ही छोड़ दूंगा तो ये एक टिक टिक करती हुई बॉम्ब की तरह है जो कि कभी भी फट जाएगी। जो ये सोच के जिनसे बोलता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें उस बैकयार्ड को मैनेज करने का टास्क दे दूं जहाँ पे डान एसोसिएशन का लीडर अभी के टाइम पे रह रहा है? जिन बोलती है, मैनेज करने का काम? जो बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मैनेज करने से ज़्यादा तुम्हारा काम मॉनिटर करना है। तुम्हें पता है ना, अगर वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का लीडर यहाँ से एस्केप करके चला गया तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें छतों पर रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, तो तुम्हारे इस एप्टीट्यूड के हिसाब से ये जॉब तुम्हारे लिए एकदम ही परफेक्ट रहेगा। जिन ये सुन के एकदम ही खुश होकर के मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत ही बढ़िया, चलो फिर ठीक है, मैं इसको एक बार ट्राई करके देखूंगी। और जो इसके यूं क्यूटनेस को देख करके सोचता है, ये किसी तरीके से कभी कभी क्यूट तो लगती है, लेकिन अगले ही पल सोचता है, अबे तू ये गधा क्या सोच रहा है बे? फिर ये सोच के आते ही जो वहां से भागते हुए बोलता है, चलो फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।
इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के हमें एक ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग हो अपना स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस किए जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है कुछ और नए लोगों की, जो कि और कोई नहीं वही सारे हेवनली असैसिन होते हैं जिनको कि जो ने अभी अभी रिक्रूट किया था। जियांग हो उनको अपने ट्रेनिंग के बीच में आता देख करके एकदम गुस्से में सोचता है क्या इन कमीनों के पास जरा सा भी एथिक है नहीं, जो कि किसी और सेक्ट के किसी एक मार्शल आर्टिस्ट के ट्रेनिंग को देखने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। ये तो कॉमन सेंस होता है, क्या इन लोगों के पास ये भी नहीं है। जियांग हो ये सोचने के बाद अपने तलवार को उसके म्यान में डालता है और ट्रेनिंग करना छोड़ करके एक जगह जाकर के बैठ जाता है। और बैठने के बाद सोचने लगता है अभी के टाइम पे मेरे पास बस 3 ही साल बचे हुए हैं, जिसके बाद मुझे अपने क्लैन में वापस जाना पड़ेगा और पैट्रियार्च के अफेयर को मेरे फादर के साथ संभालना पड़ेगा। इसीलिए मेरे पास यही थोड़ा सा समय बचा हुआ है जिसमें कि मुझे जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अपने मार्शल आर्ट को डेवलप करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे मैं अपने अगर स्किल की बात करूँ तो लेडी हान सेओलियन और जिन गुआई ने तो मेरे को पहले से ही स्किल्स के मामले में सरपास कर दिया है। जियांगो ये सोचने के बाद जब अपने नज़रों को उठा के देखता है तो वो सारे हेवनली असैसिन आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये देख करके वो पीछे मुड़ जाता है और दोबारा से सोचने लगता है। लेकिन जियांगो जब यूं ही पीछे मुड़ जाता है तो ये बातें 2 हेवनली असैसिन को अच्छी नहीं लगती। उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम हमारे मार्शल आर्ट स्पार को क्यों नहीं देख रहे। जिसके बाद ही दूसरा टकला भी बोलता है ये ऑब्वियस सी बात नहीं है, ये जो नैनगॉन का कमीना है ये अपने आप को कोई एक बड़ा सा सॉवरिन समझता है जिसके सामने कि हम जैसे अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट इसके देखने के भी लायक नहीं हैं। जियांगो ये सुनते ही गुस्से में खड़े होकर के चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम सभी के साथ गलत क्या है, तुम सारे के सारे अनऑर्थोडॉक्स वाले कमीने बिल्कुल ही अपने रेपुटेशन के ऊपर खड़े उतरते हो। क्या तुम लोगों के पास इतना भी मैनर्स नहीं है कि इस जियांगो में हमें किसी के भी ट्रेनिंग सेशन को कहीं से भी छुप के नहीं देखना चाहिए। जियांगो की बातों पे वो पहले वाला लाल वाला बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, उन ऑर्थोडॉक्स वाले कम्युनिटी ने कुछ बातें कह दी और तुम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन रियलिटी में तुम लोग तो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तुम लोग इतने ज़्यादा नैरो माइंडेड हो जो कि उन ऑर्थोडॉक्स वाले मैनर्स को इस पूरे जियांगो के मैनर्स बता करके खुद को शांत रखते हो। इस लाल वाले बंदे की बातों पे एग्री करते हुए टकला बोलता है हाँ बिल्कुल, ये सभी बातें तो अभी के टाइम पे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है जब इन दिनों ये ऑर्थोडॉक्स वाले कमीने हमेशा ही अपने मैनर्स की बातें करते हैं और खुद को अपने मार्शल आर्ट को रिवील करने से जितना हो सकता है उतना ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं और ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि ये जैसे एकदम ही कॉन्फिडेंट और एकदम प्राइड के साथ भरे हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको डर रहता है कि इनकी टेक्निक किसी और के द्वारा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना कर दी जाए। बस भाई टकले के मुंह से इतना सुनना ही था कि जियांगो अपना गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी किसी एक नैनगॉन क्लैन के स्वॉर्ड्समैन के साथ फाइट मोल लेकर के। ये देख करके लाल वाला भी अपने पास से 2 चाकू निकालता है और बोलता है मुझे तुम्हारी ये खतरनाक सी वाइब पसंद आई, वाह। जियांगो डुअल सेवर को देख करके हैरान होते हुए सोचता है डुअल सेवर भले ये बहुत ही तेजी और फास्ट में चलती है, लेकिन ये मार्शल आर्ट बहुत सारे फ्लॉज के साथ आती है। जियांगो भी इसके बाद लाल वाले से बोलता है तुम्हारी ये जो फाइटिंग स्पिरिट है वो तो तारीफ के काबिल है। लाल वाला ये सुनते ही एकदम तेजी में अटैक करते हुए बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमें हेवनली असैसिन क्यों कहा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब ये लाल वाला जियांगो के ऊपर अटैक करता है तो जियांगो इसका अटैक को रोक तो लेता है, लेकिन उसके फोर्स से जियांगो पीछे जरूर से ही चला जाता है। अब एक अटैक करने के बाद ये लाल वाला बंदा यहीं पर ही नहीं रुकता, ये दोबारा से अपने डैगर को घुमाता है और तेजी में दोबारा से अटैक करने लगता है। जियांगो भले ही सारे अटैक को रोक ले रहा होता है, लेकिन उसको भी दिक्कत तो हो रही होती है इस बंदे से फाइट लेते हुए। फिर कुछ स्विंग्स करने के बाद ये बंदा एक स्माइल करता है और अपने स्वॉर्ड के अंदर अपने क्यूआई को डाल के और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ने को तैयार हो जाता है जियांगो से।
जियांगो उसको ये करता हुआ देखता है। उतने में ही ये लाल वाला बंदा अपने तलवार का यूज करता है और ढेर सारे स्लैशेस बना करके जियांगो के ऊपर अटैक कर देता है। जियांगो शुरू में वो सारे स्लैशेस को रोकने के लिए स्ट्रगल तो करता है, लेकिन फिर ये अपनी यूज करता है सॉवरेन अथॉरिटी को। इस चीज को होता देख करके ये लाल वाला भी नोटिस कर लेता है और इससे पहले कि जियांगो उसके ऊपर अटैक करे, ये अपनी जगह से पीछे हट जाता है और जियांगो का अटैक यूं ही फालतू में चला जाता है। लेकिन भाई जियांगो ये चीज से बड़ा हैरान हो रखा होता है। इसने तो पहले कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बंदा कोई एक मार्शल कन्फ्रंटेशन से भी पीछे हट सकता है। पीछे हटने के बाद वो लाल वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम फाइटिंग के बीच में अपने टेक्निक का नाम मुझे क्यों बता रहे हो? क्या तुम किसी तरीके के एक गधे हो? जियांगो उस लाल बाल की बातों को सुन के सोचता है, ई लोंग हमेशा से ही मुझे इस चीज के बारे में पॉइंट आउट किया करता था जब भी उसके पास चांस हुआ करता था। वो मुझे हमेशा से ही कहा करता था कि मैं ऑर्थोडॉक्स के एथिक से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो रखा हूँ और इस तरीके का बिहेवियर इस जियांगो में बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। लेकिन ये चीज़ तो अभी भी नहीं बदलने वाली कि क्या होता है ये डुअल अगर रियल होता तो ये प्राइड और एथिक जैसी चीज़ें तब के टाइम पे कुछ काम की नहीं होगी, जब मेरे कॉमरेड की लाइफ एकदम मुसीबत में होगी और उसको मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो इसकी ये जो डुअल सेवर वाली टेक्निक थी वो बिल्कुल ही वैसी थी, एकदम ही स्ट्रेंज और ऐसी जो कि इस जियांगो के कोई भी लॉज को फॉलो नहीं करता, वो वैसा ही करता है जैसा कि ये चाहेगा। अल्टीमेट मूव्स की एक ऐसी सीरीज जो कि डिलीवरी होती है इस मेंटालिटी से कि या तो मर जाओ या तो मार दो। लेकिन आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था कि ये बिल्कुल भी रेडी नहीं था मेरे अटैक को फेस करने के लिए? और आखिर कैसे कोई एक मार्शल आर्टिस्ट यूं ही एक डुएल से भाग सकता है बिना अपने ओपोनेंट के एक अल्टीमेट अटैक से फेस किए हुए? ये हरकत करने के बावजूद इस बंदे ने आखिर मुझे क्यों गधा कहा? क्या इस कमीने के पास बिल्कुल भी अपने ओपोनेंट के लिए जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं है एक मार्शल आर्टिस्ट होने के तौर पे? अगर ऐसा ही है तो फिर मैं ऐसे खुद को क्यों बांध के रखा हुआ हूँ? जियांगो भाई जैसे ही इस बात को सोचता है, इसके सामने इसकी पूरी बचपन की मेमोरी फ्लैश होती है कि किस तरीके से ये खुद को ये एथिक जैसी चीजों में पूरी तरीके से बांध के रखा हुआ था। और ये चीज को जैसे ही ये रियलाइज करता है वैसे ही इसका पूरा वो जो बंधन है वो खुल जाता है और इसका लेवल अप होने लगता है, जिसको देख करके ये लाल वाला हैरान होते हुए बोलता है, हैं ट्रू मार्शल एसेंस ऐसे अचानक से कैसे बाहर आ गया बे? इसके बाद हमें जियांगो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है मेरी जितने भी पांचों की पांचों सेंसेस थी इंक्लूडिंग मेरी देखने की शक्ति वो बहुत ज्यादा गुना एक्सपेंड हुए जा रही है अपने एग्जिस्टिंग लेवल से। क्या ये सच में पॉसिबल भी है किसी ह्यूमन बॉडी के लिए इतनी ज्यादा इमेंस वर्टिलिटी और रैंक में प्रमोशन को इतनी जल्दी हासिल करना? साथ में ये जो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल इनक्रेडिबल डेजलिंग सी ब्लू फ्लेम मेरे पूरे शरीर से निकले जा रही है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हीट के अंदर से उसकी वेव्स निकलती हो। तो क्या सच में यही है अनरेस्ट्रेन्ड रियलम? जियांगो ये सोचने के बाद वहां पे एक जोरदार चीख मारता है, फिर इसके बाद वहां से एक बहुत ही तेज लाइट निकलती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे जियांगो का कार्यक्रम खत्म हो जाता है और लाल वाला बंदा बोलता है, हे नैनगम के कमीने। जियांगो बोलता है, बोल वे कुत्ते। लाल वाल बोलता है, अगर तुम्हारे पास जरा सा भी कॉन्शियस है तो फिर क्या ये सही नहीं होगा कि तुम मुझे कम से कम एक दारू की बाटली तो खरीद के दे ही दो? जैसी चीज अभी के टाइम पे यहाँ पे चली गई है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा अभी के टाइम पे बेनिफैक्टर बन चुका हूँ। जियांगो अपने तलवार को अपने मयान में दोबारा से रखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा इस बात से डिनाई तो नहीं कर सकता। लाल वाल बोलता है, बिल्कुल सही। लेकिन जियांगो फिर पीछे मुड़ के जाने लगता है। ये देख करके लाल वाल बोलता है, क्या अब तुम यहाँ से भाग रहे हो? जियांगो बोलता है, मुझे फॉलो करो जोक लेंस के इन तक के लिए। और भाई ये सुन के भाई टकला देख रहे हो कैसे चीखे चिल्लाने लग रहा है जैसे कि लाख कोशिश के बाद इसको कोई बंदी मिल गई हो। जियांगो फिर बोलता है, वैसे उन सभी बातों को छोड़ो, लेकिन आखिर तुम्हारा यहाँ पे नाम क्या है? लाल वाल बोलता है, मेरा नाम है डिमोनिक फायरी वुल्फ वीजी। जियांगो लाल वाल के नाम
को सुन के सोचता है एक निकनेम जो कि एकदम ही इस पे सूट करता है, इसकी वो डुअल गोस्ट सेवर टेक्निक जो कि एकदम ही ऐसा फील करती है जैसे कि कोई फ्लेम्स की वेव हो। जियांगो फिर ये सोचने के बाद बोलता है वेल देन चलो फिर ठीक है, मैं तेरे को ठंडी ठंडी दारू पिलाता है। टकला ये सुन के खुश होते हुए बोलता है बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो एक रेपुटेटेड ऑर्थोडॉक्स क्लैन के डिसाइपल होने के वर्दी हो, लेकिन यहाँ के नज़ारे को देख करके लगता है तुम्हारे आज ढेर सारे पैसे खर्च होंगे ना मेरी जान। लाल बाल इस पे बोलता है चलो फिर ठीक है, स्पाइसी पॉर्क मेरी तरफ से, लेकिन तुम लोग इतना भी मत खाना कि मेरे जैसे एक हेवनली असेसन का पूरा पूरा मंथली पेचेक ही इसमें खत्म हो जाए। अब ये होने के बाद भाई वो लोग एकदम 18+ वाली बातें करने लगते हैं, जिसको देख करके जियांगो बोलता है क्या तुम लोग ये सेंसर से हटा करके बात नहीं कर सकती है, जरा सा तुम लोग ऑडियंस के बारे में सोचो तो सही। जियांगो इसके बाद छोटा सा साय करता है और सोचता है ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल ही सही चॉइस किया अपने क्लैन को छोड़ करके इस जियांगो की इतनी बड़ी दुनिया को घूमने का। अब भाई जियांगो के ऐसा सोचने के साथ ही ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है, और तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि अगली वीडियो 1 घंटे की आएगी, तो तब तक के लिए तुम इस वीडियो को एंजॉय करो और होप करो कि भाई कम से कम मैं जल्दी ही डाल दूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई आजकल कुछ ज़्यादा ही शादी अटेंड कर रहा है।